हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसी के आगे बताने जा रहा हूं। भारतीय संवैधानिक विकास के आगे की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, बात हमें ये करना है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कुछ चीज़ों का सुधार किया। उन्हीं सुधारों में से इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हम इस पे बात करते हैं कि इन्होंने 1857 से सबक लेकर के कौन कौन सी चीज़ें इन लोगों ने परिवर्तन किए। जब 1857 का जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। घातक सिद्ध होने के बाद भारत के शासन की जो कंपनी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन सत्ता छीन लिया गया। ब्रिटिश क्राउन अपने कब्जे में ले लिया कि आज के बाद जो भी भारत पर शासन सत्ता नियम कानून बनाए जाएंगे वो बिना ब्रिटिश क्राउन के आदेश से कोई भी वहाँ पे अपने तरीके से शासन सत्ता नहीं स्टार्ट किया जाएगा। इन्होंने और परिवर्तन किए। पहले गवर्नर 1857 के पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब उन्हीं गवर्नर जनरल को परिवर्तित करके अब इन लोगों ने वही चीज़ वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय को ये आदेश दिया गया कि जब तक यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के आदेश से कोई भी नियम पारित नहीं होगा, आप अपने तरीके से भारत पे शासन सत्ता नहीं चला सकते हैं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो यहाँ पे भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कार्य कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन ने इसको भारत सचिव के हाथों सौंप दिया। अच्छा, भारत सचिव कौन होता था? जो भारत सचिव होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जिसकी सहायता के लिए भारत में 15 सदस्य भारतीय परिषद का इसके तहत 1858 के तहत गठन किया गया है। ठीक, यहाँ तक कि कहा गया कि 1858 के बाद, ठीक है, भारत की सीमा के बाहर अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी, ठीक, तो उसके लिए बिना भारत परिषद की सलाह के, ठीक, बिना भारत परिषद की आज्ञा से आप भारतीय कोष से धन एकत्र नहीं कर सकते हैं, मतलब धन नहीं ले सकते हैं। भारत की सीमा के बाहर अगर आपको सैन्य कार्रवाई करना है तो जब तक परिषद, ठीक, भारत परिषद आपको धन के लिए आदेश नहीं देता है तब तक आप भारत परिषद से किसी भी तरीके से धन की अदायगी नहीं कर सकते हैं। आइए हम इन्हीं कुछ पॉइंटों पे आपके एग्जाम के बेस से जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पॉइंटों पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ठीक। चलिए हमें देखते हैं कि हमें इसके तहत कौन कौन से आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है, हमें कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहली चीज तो हमें ये जानना है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। ठीक, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या हुआ? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए घातक सिद्ध हुआ। हम क्या कह सकते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, ठीक, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट में आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के शासन की कंपनी, भारत या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके भारत के शासन की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, भारत के शासन सत्ता को
ब्रिटिश कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक, ये किसके तहत किया गया? ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत ये किया गया कि भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकाल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अब सौंप दिया गया। आइए बात कर लेते हैं 1858 के तहत अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिल गई। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिल गई। ठीक, अब उपाधि मिल गई। ठीक है, और जो सीधा क्राउन का प्रतिनिधि होता था, क्या भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, कार्य वही है। ठीक, सिर्फ गवर्नर जनरल के जो नाम है, गवर्नर जनरल का जो पद है, इसी पद को परिवर्तित कर करके इन्होंने वायसराय का रूप दे दिया। अभी तक यहाँ के शासन सत्ता को चलाने के लिए इन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे निर्भर होना पड़ता था। लेकिन जब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो यही चीजें उठ करके सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नर जनरल का नाम बदल करके इसी को वायसराय की उपाधि दे दिया। और प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो सीधा क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व ठीक क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ इनके समस्त अधिकार छीन करके इनके समस्त अधिकार छीन करके भारत सचिव को सौंप दिए गए। ठीक, भारत सचिव को सौंप दिए गए जो सीधा मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक, भारत की सीमा के बाहर की गई अगर भारत की सीमा के बाहर ठीक अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई करनी है तो बिना भारत परिषद की आज्ञा के आप
वहां से धन की वसूली नहीं कर सकते हैं। ये भी इसके अंतर्गत बताया गया है। भारत के बाहर अगर सैन्य कार्रवाई करनी है तो जिला परिषद की आज्ञा से धन नहीं मिल सकता। ठीक, अब आइए बात करके समझते हैं। देखो, जो 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चीजें सीखने के बाद उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, इसके तहत इन्होंने ये किया कि भारत के शासन सत्ता को ब्रिटिश कंपनी के हाथों से निकाल करके सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अगला पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल, ठीक, जो भारत के अभी तक 1858 के पहले जो थे, ठीक, वो गवर्नर जनरल कहे जाते थे। अब उन्हीं का नाम बदल करके सीधा वायसराय कहा जाने लगा और इनका संबंध सीधा ब्रिटिश क्राउन से जोड़ दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय जिसकी नियुक्ति की गई उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके पहले, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो समस्त अधिकार थे इनको छीन लिया गया और सीधा इनके अधिकारों को भारत सचिव के हाथों में सौंप दिया गया। अभी तक इसके पहले जो सैन्य कार्रवाई होती थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिक से अधिक धन व्यय खर्च करती थी, लेकिन अब ये कानून बना दिया गया है कि अगर आपको भारत के बाहर अगर सैन्य कार्रवाई करनी है तो बिना परिषद की आज्ञा से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसके अलावा आप भारत के बाहर सैन्य कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले आपको भारत परिषद से धन के लिए आज्ञा प्रदान करना पड़ेगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। एक अधिनियम और बनाया गया आगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है 1861 का भारत परिषद, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आइए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे, इसमें यह बताया गया है, ठीक है, कि जो वायसराय की जो परिषद होती थी, ठीक, जो वायसराय की परिषद होती थी उसमें एक विधि अधिकारी को जोड़ा गया। ठीक, कि भैया जो वायसराय की परिषद है इसमें एक कानूनी अधिकारी भी जोड़ा गया ताकि आप कानूनी अधिकारी की सलाह लेकर के आप कोई ना कोई काम आगे करिए। अगला स्टेप ये बताया गया कि सीधा ब्रिटिश क्राउन से आदेश आया कि ऐसा है कि आप शासन करना है तो विभागों का बंटवारा कर दीजिए। ठीक, विभाग बना दीजिए, कौन सा विभाग कैसा, कहाँ के विभाग, ये विभागों का भी बंटवारा किया जाए। तो इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ की। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में विभागीय प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, ठीक, प्रणाली की शुरुआत की। इसी के तहत जो भारत सरकार की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक, इसी के तहत क्या हुआ,
कि भारत सरकार की जो मंत्रिमंडलीय जो एक प्रणाली थी, यहीं से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत तो भारत में मंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक, लेकिन ये भी कहा जा सकता, लेकिन इसी में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये भी बताया गया कि अगर संकट के काल में गवर्नर जनरल जो है विधान परिषद के अनुमति के बिना ही कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये जो अध्यादेश जारी करेगा ये ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक इसको लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल को भी सौंपा गया है। आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस में कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाने की संभावना है, तो हमें आइए थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिए। ठीक, आइए पहला पॉइंट हमारा क्या है कि वायसराय की परिषद में विधि अधिकारी जोड़ा गया। ठीक, क्या है? वायसराय की परिषद में विधि अधिकारी जोड़ा गया। ठीक, विधि अधिकारी जोड़ा गया। ठीक, आइए अगर हम बात करें, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली भी प्रारंभ की, इसे भी पॉइंट कर लेते हैं। ठीक, लॉर्ड कैनिंग ने ठीक विभागीय प्रणाली प्रारंभ की। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसी में ठीक 1861 का भारत परिषद अधिनियम में ही, ठीक है, एक बात और करते हैं कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। ठीक, इतना हो गया। आइए बात कर लेते हैं इसमें और 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत संकट काल में गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम में ये ऐसी हरकतें की गई, ऐसी घटना घटित हुई। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, बात यह है कि जो संकट काल में गवर्नर जनरल जो था, ठीक, संकट काल में ठीक जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, ठीक, संकट काल में गवर्नर जनरल विधान परिषद की अनुमति के बिना, ठीक, या संकट काल में वायसराय विधान परिषद की अनुमति के बिना संकट काल में वायसराय ठीक विधान परिषद की अनुमति के बिना विधान परिषद की अनुमति के बिना संकट काल में वायसराय विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। 6 माह तक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, आइए देखते हैं कि हमने 1861 के तहत कौन कौन सी चीजें सीखी। ठीक, पहला चीज हमारा यह है कि वायसराय की परिषद ने एक विधि अधिकारी को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जोड़ा गया। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड कैनिंग ने यहीं से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही
विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसमें यह भी बताया गया कि जो भारत सरकार की एक मंत्रिमंडल प्रणाली की यहीं से शुरुआत हो गई। संकट काल में वायसराय विधान परिषद की अनुमति के बिना कोई भी अध्यादेश जारी करने की क्षमता रखता है। बस खाली ये जो अध्यादेश जारी करेगा वो 6 माह से ज्यादा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा एग्जाम के बेस इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, कब का बात करते हैं? 1892 का। 1892 का भारतीय परिषद। ठीक, भारतीय परिषद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं इसके तहत कौन कौन से नए कानून बनाए गए। ठीक, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले इसमें यह किया गया कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ यहीं से स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, लेकिन इसमें निर्वाचन पद्धति का जो निर्वाचन नामक शब्द है इसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत में इस 1892 के अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, लेकिन जो निर्वाचन का जो शब्द है इसको कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को भी 2 क्षेत्रों में इन्होंने बांट दिया। पहला क्षेत्र इन्होंने ये बांटा कि जो बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार भी विधानमंडल के सदस्यों को दिया गया। दूसरा पॉइंट की बात हम ये कर लें कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही सार्वजनिक मुद्दों पर 6 दिन की सूचना दे करके विधान परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार जो दिया गया वो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ये सारे अधिकार दिए गए। ये सारे अधिकार आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से कानून कौन कौन से नियम 1892 के तहत बनाए गए थे। पहली बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ठीक, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना। ठीक, निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना। ठीक, 1892 के तहत भी इसे किया गया था। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें अगला पॉइंट 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ये भी कहा जा रहा है कि जो विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को भी 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। क्या कहा जा रहा है? विधानमंडल के अधिकार को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को
ठीक है, क्या किया गया, विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। पहला क्षेत्र कौन सा है, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर सार्वजनिक मुद्दों पर कोई प्रश्न पूछना है, ठीक, तो उसको हमें पहले 6 दिन पहले हमें इसकी सूचना देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक मुद्दों पर 6 दिन पहले सूचना देकर, ठीक, सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। का अधिकार इसी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ये भी लागू किया गया है। ठीक है, आइए रिपीट कर लेते हैं एक बार फटाफट। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, इसके तहत आपको ये भी बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत सबसे पहली बात महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि निर्वाचन पद्धति का 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना। ठीक, अगली बात कर लेते हैं कि जो विधानमंडल के जो सदस्य थे, इनके कार्यों को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। पहला कार्य इनका क्या था, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया, और दूसरा कार्य क्या था इनका, सार्वजनिक मुद्दों पर 6 दिन पहले विधानमंडल को सूचना देकर के कोई भी प्रश्न पूछने का भी अधिकार इनको दे दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के बेस से पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई पॉइंट आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। कल बताया जाएगा आपको 1909 का माल्य मिंटो सुधार, और 1919 का चेंजफोर्ड सुधार, उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम के बारे, भारत परिषद अधिनियम के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।